तुलना में कांग्रेस सरकार के प्रथम 7 माह के आंकड़े इन आंकड़ों के साथ सदन के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम सड़कों पर व्यय की बात करें तो 2018 से जून 2019 तक पूर्व सरकार ने 3981 करोड़ किया था। हमारी सरकार जून 2023 से जून 24 तक 7521 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि 88.92 ज्यादा है। पेयजल योजना पर अगर व्यय की बात करें तो आपने 2104 किया था, हमने 5534 यानी 163% अधिक किया है। सिंचाई योजना पर व्यय की बात करें, आपका 1070 था, हमारा 3120, आपसे 3 गुना था। हमारा आपसे 3 गुना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आपका 3569 है, हमारा 6297 में 76% ज्यादा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो द्वारा व्यय हुआ है, आपका 171 था, हमारा 943, 5 गुने से अधिक किया है। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण आपने 1459 किया था, हमने 17,686 या कि 12 गुना आपसे ज्यादा हमने किया है। राजस्व प्राप्ति खनन की अगर बात करें तो आपने 2904 किया था, हमने 4858 किया है, जो 67% से भी अधिक है। तारबंदी पर अगर व्यय करें तो आपने मात्र 1 करोड़ रुपए खर्च किया था, हमने 117 करोड़ रुपए खर्च किया है। अब इसमें अध्यक्ष जी मैं प्रतिशत क्या बताऊं, इसमें कितना गुना बताऊं, कितना प्रतिशत बताऊं, आप ही देख सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, खनन विभाग द्वारा की गई नीलामी बजरी, उसकी भी मैं बताना चाहता हूं। इनका 0 ब्लॉक था इनके उस कार्यकाल में, और हमारे कार्यकाल में 17 ब्लॉक हमने नीलामी किए, 17 ब्लॉक बजरी के। प्रधान खनिज लाइमस्टोन आदि में इनका 0 ब्लॉक था, हमने 34 ब्लॉक नीलामी किए। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, निर्माण श्रमिकों की सहायता हमने जो की है 69,190, इन्होंने की थी 69,190 और हमने किए 1,96,093। कितना बड़ा अंतर है। जारी किए गए पेयजल कनेक्शन इन्होंने किए थे 1.02 लाख और हमने किए 5.75 लाख। मैं राजस्व प्रकरणों का निस्तारण की अगर बात करें, इन्होंने 38,217 किए थे, हमने 82,894 किए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि आप करें तो इन्होंने 361 मेगावाट किया और हमने 4168 मेगावाट किया है। मैं कहना चाहूंगा कि चाहता हूं कुछ यूं हो, सबको उनके हिस्से की राहत मिले, चैन की नींद आए, सबको सपनों के फूल खिले, प्रगति के उजाले से अछूता ना रहे कोई, कार्य सारे सिद्ध हों और संकल्प हमारा यही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमारे केंद्रीय नेतृत्व को अपने केंद्रीय नेतृत्व को राजी करने के लिए सदन में प्रधानमंत्री जी का उपहास उड़ाते हुए, अब इनसे केंद्रीय नेतृत्व प्रसन्न हो या नहीं हो, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन डोटासरा जी कह रहे हैं कि आप क्यों कर लोगे प्रसन्न, मैं भी करूंगा। तो अब कौन प्रसन्न करते हैं, ये तो मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने उपहास उड़ाते हुए माननीय अध्यक्ष जी महंगाई मानव कहा। विगत कुछ समय से विश्व के कुछ अन्य देशों की भांति ही हमारे देश में भी हेट स्पीच की प्रवृत्ति विपक्ष में बढ़ती जा रही है। संवेदनशील विषयों पर हमेशा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर बात की जानी चाहिए। हमेशा दूरगामी परिणाम किस तरह से होंगे,
उसके बारे में बात की जानी चाहिए। तारीखों में कुछ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। हमने इस प्रकार की हरकतों के दुष्परिणाम अमेरिका जैसे विकसित देश में भी अभी हाल में ही देखे हैं। हमारी सदा से मूल्यों के आधार पर तर्क वितर्क करने की परंपरा रही है। मेरी इस सदन में भी सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रही है कि हम बापू द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए, सदन की गरिमा बनाए रखते हुए, राज्य व राष्ट्र हित के सर्वोपरि रखते हुए सार्थक चर्चा करें, जिससे उसका निष्कर्ष निकले। जिस भाव और भावना से जनता ने हमें यहाँ चुन करके भेजा है, उसको हम पूरी कर सकें। मैं नेता प्रतिपक्ष के साथ ही समस्त विपक्ष के साथियों को पुनः ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महामानव हैं, क्योंकि वो देश के गरीब, पिछड़े तथा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण हेतु दिन रात 24/7 कार्य करते हैं। 23 जुलाई 1924 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत मोदी 30 का प्रथम बजट भी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन को दर्शाते हुए इस बात की पुष्टि करता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कई अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिसके कुछ उदाहरण मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जहां कांग्रेस शासनकाल में गरीब मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार, महिलाएं बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जानते ही नहीं थे, इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन दूर की बात थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके उत्थान के बारे में विचार करते हुए बैंक में इनके जनधन खाते खोले। आज जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक हो गई है। और मैं इनमें भी जो हैं 56% खाते महिलाओं के हैं। ग्रामीण तथा सेमी अर्बन एरिया में 67% खाते हैं। इन खातों का इन वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज केंद्र तथा प्रदेश की योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से गरीबों को सीधा पहुंच रहा है। मैं दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के कथन की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब उन्होंने कहा था कि भारत सरकार अगर 1 रुपया गरीब के लिए भेजती है तो उसमें से केवल 15 पैसा ही तक पहुंच पाता है। ये तब की बात है जब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार थी। दोनों जगह आपकी सरकार थी। आप जब इस तरह की बात करते थे कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचता है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उन गरीब के लिए जो व्यवस्था की है, उस गरीब के लिए कि जिसके लिए अगर 1 रुपया भी भेजेंगे तो पूरा पहुंचेगा, ये व्यवस्था अगर की है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। आज ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल के आधार से 100% से राजी डीबीटी की गई है। इस माध्यम से गरीब तक सीधे पहुंच रही है। हमारी सरकार द्वारा जनता को प्रभावी सर्विस डिलीवरी देने एवं सभी योजनाओं का डेटा बेस की एक स्थान पर करने हेतु भामाशाह योजना शुरू की गई थी। आपने उसका नाम बदलकर जनाधार कर दिया, लेकिन इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत राज्य के बजट के अंतर्गत हमारे द्वारा स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिक सर्विस डिलीवरी द्वारा सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी भी प्रारंभ की जा रही है। जिस व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, तुरंत होगा, इधर ऑर्डर होगा, इधर उसका पैसा आ जाएगा। आपके समय में क्या होता था? आपके प्रधानमंत्री कहते थे, हमने तो नहीं कहा, लेकिन इसको रोकने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाते हुए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए। आपने 500 रुपये में सिलेंडर देकर वाहवाही लूटी, जबकि इसका लाभ उज्ज्वला योजना से मिल रहा था। आज हमारी सरकार
लगभग 77 लाख लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम चलाया, जिसमें भारत में कोरोना का प्रभाव दुनिया के शेष भागों से कम रहा। यही नहीं, दुनिया के 100 से अधिक देशों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का भी काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश में 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिससे देश की गरीब जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई। प्रदेश में भी मां योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 35 लाख परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मोदी जी की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप देश का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2024 में अब तक के रिकॉर्ड स्तर 617 अरब डॉलर पर पहुंचा है। कांग्रेस शासनकाल के अंतिम वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है तथा आगामी 3 वर्षों में अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर पहुंचने की प्रबल संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें बहुत जवाब दे रहा हूं जो प्रतिपक्ष के नेताजी के जो प्रश्न आए थे। मैं अनर्गल कहीं नहीं जा रहा हूं और ना उन बातों पर मैं जाना चाहता हूं, ना मैं समय बर्बाद करना चाहता हूं। इसमें वो बात बताना चाहता हूं जो आपके प्रश्न आए थे, मैं उनका एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। मैं और भी सुन रहा था, उनके भी जवाब दे सकता हूं, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि सामने जब एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ आती हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार ने गरीबी तो मिटाई नहीं, लेकिन गरीब को गरीब जरूर बना दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2001 से दिन रात लगातार गरीब, असहाय, जरूरतमंदों के कल्याण, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के साथ कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी ने अपने शासनकाल में 25 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस एवं विपक्षी दल महिला उत्थान की केवल थोती बातें ही करते रहते हैं, परंतु हमारी सरकार ने संविधान में 106वां संशोधन कर नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा संसद एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। अरे हमारी बहनें बैठी हैं, वो तो करें, इसका किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विदेशों में भी प्रधानमंत्री जी ने देश को विदेशों में भी सम्मान दिलवाया। आज दुनिया के हर कोने में भारत का डंका बज रहा है, ये आप देख रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दुनिया के 13 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया है। इसी क्रम में राज्य को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है और जयपुर और उदयपुर शहर में भी G20 का आयोजन किया गया था, आपको ध्यान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष मैं आपको समझाने में इसलिए नहीं हो पाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। एक जंगल था, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा हुआ था, जंगल में भी पानी की कमी आ गई। तो वहां उन्होंने सभी ने कहा कि भाई पानी की कमी है, जंगल में पानी की कमी आ गई तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने जंगल के राजा शेर से जाके गुहार लगाई। उसने कहा कि सबको बुलाइए, पंचायत होगी, पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी। तो उन्होंने बुलाया, सबने अपने अपने सुझाव दिए, सबके सुझाव सर्वमान्य थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तालाब तो हमारे पास है, लेकिन इसमें पानी बीत रहा है, भाई पानी कम है, इसको व्यवस्था कैसे होगी। शेर ने कहा, सब लेके सुझाव आए, सुझाव के माध्यम से कई ऐसे थे वहाँ कि उन्होंने कहा साहब इस तालाब को हम गहरा कर देंगे
कई होते हैं, खरगोश होता है, चूहा होता है जो अंदर जमीन से ईता है। कई लोगों ने कुछ सहारे के लिया, कुछ ने कुछ कहा, क्योंकि जंगल का जीवन, प्रकृति का जीवन भी अटपटा होता है, सबसे अच्छा होता है। आप देखते हैं जब हाथी चलता है तो रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे पड़ते हैं उनमें से डाली तोड़ता हुआ जाता है। आप कहेंगे वो डाली क्यों तोड़ता है? वो खाता नहीं है। हाथी तो सूंड बड़ी होती है, कितना भी खा ले, लेकिन ये जंगल का नियम होता है कि जब हाथी चलता है तो पेड़ों को गिराते हुए छोटे मोटों को, तो छोटे जो जानवर होते हैं वो उससे भोजन अपना पाते हैं। ये जंगल की व्यवस्था है। तो जब हुआ कि उन्होंने कहा कि बताइए, तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। फैसला सबको मान्य होगा और विषयों पर चर्चा होने लग गई। लेकिन एक जानवर ऐसा था कि वो काफी देर बाद जोर से हंसा, जोर से हंसा। उसने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? आप इतनी जोर से, सबका इशारा गया उनकी तरफ। उन्होंने देखा क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि मेरी समझ में अब आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे कुछ माननीय सदस्यों को केंद्र के सरकार के आंकड़ों को भी दिलचस्पी रहती है। मैं आपके माध्यम से उनके साथ ही समस्त सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यूपीए कांग्रेस के शासनकाल में 2008, आप सुन लेना भैया, अरे वो आप क्यों कर रहे हैं, जो समझना है। 2000 शासनकाल में वर्ष 2008 से 13 में औसत महंगाई, सुनिए भैया, 2008 औसत महंगाई दर बताता हूं मैं आपको, 8.32 से 12.11% रही। ये मैं उस समय की बता रहा हूं आपको, 2008 से 13 तक रही। क्रम से 8.32, 8.30, 10, 8.3, 12, 1.18 ये करके। जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय वर्ष 2015 से, मैं एक बार ही बता दिया पूरा, 2015 से 2022 में औसत महंगाई दर, आप वो देखना, 2015 से 2022 तक 2.49 से 7.66%। आपको भी बता रहा हूं, नहीं क्या कारण क्या है? कारण क्या है कि जो अपने आप को किसी विषय में एक्सपर्ट मानता है ना, मानता है, कोई भी व्यक्ति मानता है ना, उसकी समझ में नहीं आता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर मैं मेरे से ये कहेंगे, मैं जवाब तो सभी का दूं, लेकिन मेरे से ये कहेंगे कि आपने पिछली बार भी कहा, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने अब कहा आप 2:45, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी मेरा काम करूं, नहीं तो आप फिर ये कहोगे आपने इतना समय लगा दिया थोड़ा। वो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष के सदस्य अपनी सरकार की नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, जो भ्रामक तथ्यों से परे है। भारत सरकार द्वारा संवैधानिक संस्था वित्त आयोग की अवसंसा के अनुरूप कुल केंद्रीय करों का जो डिवीजन पूल होता है, उसका वर्तमान में 2025-26 तक 41% हिस्सा राज्य को दिया जाता है। राजस्थान राज्य को वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार डिवीजन टैक्स पूल डिवीजन का ये 6.026% राशि निर्धारित फार्मूला के अनुसार तय है। प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 से लेकर के 23-24 तक वित्त आयोग के निर्धारित फार्मूले के अनुसार पूरी राशि अर्थात सुन लीजिए, रुपए 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अभी उसका भी बताना चाह रहा हूं। हमारे एक नेताजी बार बार कह रहे हैं कि साहब हमको इतना मिलना चाहिए, इतना नहीं मिला। कुछ बजट माननीय अध्यक्ष जी ऐसा होता है कि उसमें डबल गिना जाता है।
वो दिया जाता है, जैसे निर्माण विभाग के लिए, उसके लिए उसमें से वापस उनकी इंजीनियरों की तनख्वाह के लिए आता है, फिर वो उसमें सम्मिलित होता है। हाँ, तो उसमें क्या है, वो उसको तो संभालते ही नहीं है बजट में। मैं उनको कहना चाहता हूं तो जरा आप दुरुस्त हो जाएं। माननीय सदस्य शायद संविधान के प्रावधान की अनदेखी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि संविधान में निहित प्रावधान के अनुसार सेस डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार को जो भी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राशि दी थी, न सिर्फ यह संपूर्ण राशि राज्य को हस्तांतरित की गई, बल्कि ये भी सभी को जानकारी में है कि राज्य का केंद्रीय करों में हिस्सा हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार ने बढ़ाया है। आपका कितना था पिछली बार केंद्र की सरकार में, और ये अगर हिस्सा बढ़ा 31 था, इसका अगर 42 किया है तो हमारी एनडीए की सरकार ने किया है, और 1% इसमें से जम्मू कश्मीर के लिए कम हुआ है, जो अभी 41 है। यह भी आपकी जानकारी में मैं डालना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति में पुनः सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2015 से 2020 प्रदेश की हिस्सा राशि 5.495%, वर्ष 2021 से 26 प्रदेश की हिस्सा राशि 6.026% है। ये इसमें कोई ना घट सकती है ना इसमें बढ़ सकती है। आप इसका अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें कम आ गई, ना कम आएगी, ना ज़्यादा पूरी आएगी। मेरा हमारे विपक्ष के साथियों से पुनः आग्रह है कि मैं अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अपनी नाकामी को केंद्र पर नहीं फोड़ें। मैं कहना चाहता हूं, गलतियां ढूंढना गलत नहीं, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार ने जितनी गलतियां की उसे देखते हुए जनता ने उन्हें विपक्ष में ही लाकर बैठा दिया, किंतु लगता है अभी भी उन्होंने पूरा सबक नहीं लिया है। मैं आज इन्हें संदेश देते हुए कहना चाहता हूं, और उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं, पहले केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार किसकी थी? और अब केंद्र में सरकार किसकी है ना? लेकिन आप देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं विपक्ष के हौसले को। लगातार तीसरी बार फेल होने पर भी टेबल बजा रहे हैं। किसी ने पूछा कि कितने नंबर आए, बोले 99। बोले कितने में से आए, बल्कि ये नहीं बताएंगे। और उसको पता नहीं था कि 100 में से नहीं है 99, 543 में से मान में है, लेकिन फिर भी खुश हो रहे हैं। अरे भाई, वो पास होने का आधा % भी नहीं है। पास होते हैं 33 पर पास होते हैं तो कितना चाहिए? अरे भाई 18 तो हैं, 18 तो हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, सरकार पहले भी एनडीए की और मोदी जी की थी, और अब भी एनडीए और मोदी जी की है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार थी। मैं नई बात कह रहा हूं, वो सुन लीजिए ना। कांग्रेस सरकार थी, लूट मची चहुं ओर, अब जनता का राज है, आई है नई भोर। जल में घपला कर दिया,
जल में घपला कर दिया, प्यासे मर गए लोग, माफिया से मिलकर तुमने रोज लगाया भोग। पेपर लीक इतने हुए, पेपर लीक इतने हुए, कितने करूं बखान। पेपर लीक इतने हुए, पेपर लीक इतने हुए, कितने करूं बखान। पास हुए परिवारजन, क्या क्या करूं बयान। खूब करी मेहमानबाजी, खूब करी मेहमान नवाजी, अपनी सरकार बचाने को जनता का पैसा लुटवाया, अपना राज बचाने को। अपने स्वास्थ्य के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर अपनों को भी दी गाली, केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली। मैं अपने, अब धीरे पढ़ूं, अपने स्वार्थ के खातिर अपनों को भी दी गाली, केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली। अब जन सेवक सजग हुए, अब जन सेवक सजग हुए, मांगेंगे पूरा ब्यौरा, बगुला भगत को करनी का दंड मिलेगा पूरा पूरा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने तो हमारे आस्था एवं सांस्कृतिक केंद्रों को भी नहीं बख्शा। वो कह रहे थे अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम, केदारनाथ को भी वोटों की राजनीति से जोड़ दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे संस्कार हैं कि चुनाव में हार जीत को दृष्टिगत रख हम कोई भी फैसला नहीं करते। हम फैसला करते हैं जनता की आवाज पर, हम फैसला करते हैं जनता के हित में, हम फैसला करते हैं जनता की भावनाओं को लेकर के, हम फैसला करते हैं हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के, हम फैसला करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्होंने जिस मंशा और इस देश हित में जो अपने आप को सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, उनके उस भाव को देख करके हम फैसला करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हमारे सारे निर्णय जनहित और जन सामान्य से जुड़ी भावना के आधार पर होते हैं। हमने असीम आस्था के केंद्रों पर आपकी तरह राजनीति नहीं की। हमने रामलला की भूमि अयोध्या को सजाया, काशी विश्वनाथ को सजाया और भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा विष्णुपद मंदिर, गया राजगीर और महाबोध मंदिर बोध गया को भी सजाएंगे, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं। आपने देखा होगा G20 हुआ था, G20 हुआ था, किस तरह से आपने देखा कि जब भी कोई अगर बाहर का व्यक्ति आता था उनको क्या देते थे। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी वो सांस्कृतिक विरासत, बोध गया का वो हमारा विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, बोध गया का हमारा वो सांस्कृतिक केंद्र दिखाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को अपनी विरासत पर अगर गर्व नहीं हो तो उसका कोई हक नहीं है कि वो अपने जीवन में ये भारत मां के प्रति अपना कर्तव्य निभा सके। मैं आपसे कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं, जब छोड़ सुख की कामना आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर जीत क्या फिर हार क्या। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं पुनः राज्य के बजट से संबंधित आंकड़ों पर की गई टिप्पणियों के साथ ही राजस्थान विनियोग विधेयक 2024 संख्या 4
तथा वित्त विधेयक 2024 संख्या 5 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य उनकी सरकार के समय में बजट आकार में की गई कुल वृद्धि के संबंध में स्वयं ही मियाँ मिट्टू बने, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि सर्वप्रथम जनहित में योजनाओं के लिए किए जा रहे व्यय का आंकलन करना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि हम जिस योजना का आंकलन कर रहे हैं उसको हमारी तरफ भी देखना चाहिए, अपनी तरफ भी देखना चाहिए। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने योजनाओं हेतु वर्ष 2024-25 के लिए वर्ष 2019-20 की तुलना में 2 गुना से अधिक 2,09,634 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। नेता प्रतिपक्ष और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमने कुछ विभाग योजनाओं को बजट प्रावधान घटा दिया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा कि हमने कुछ बजट घटाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम अधिक दिखाने के लिए बजट प्रावधान नहीं करते। इनकी सरकार में केवल कागजी और धरातल से कोसों दूर हवाई बजट बनाते थे। मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में बोले गए प्रावधान के आंकड़े के क्रम में स्पष्ट करना चाहूँगा कि इनकी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के लिए वर्ष 2023-24 में से 1,145 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें वास्तविक व्यय केवल 131 करोड़ 23 लाख रुपए का ही हुआ। ये दिखाने के लिए नहीं, मैं योजना बड़ी बना दूं, मैं ये कह दूं इसमें मेरा इतना है, लेकिन अंत में तो यह देखना पड़ेगा कि उस योजना का लाभ कितना लिया, उसमें से खर्चा कितना किया, जनता को लाभ कितना मिला। ये नहीं देखेंगे क्या? यही देखेंगे कितना हो गया मेरा। अब तो विद्याधर जी गर्दन हिला रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अब समझ में आ रहा है। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जबकि वास्तविक व्यय केवल 2023-24 में वास्तविक व्यय केवल 36 करोड़ 13 लाख रुपए यानी 6% हुआ था। 6% हुआ था। कई हुआ? माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया ध्यान दें, मात्र 6% ही खर्च किया। आपका प्रावधान गलत था या आपका आंकलन गलत था या आपका खर्च नहीं करना चाहते थे या फिर आप जनता को गुमराह कर रहे थे। हम आपकी तरह काल्पनिक बजट प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि वास्तविक और आवश्यकताओं का आकलन कर राज्य की जनता के विकास हेतु बजट प्रावधान करते हैं। भाई लक्ष्मणगढ़ का जिक्र कर रहा है अभी, जरा मुझे पता है वो हम जहाँ वो भी आएगा। देखिए हो गया। अरे माननीय सदस्य, ऐसा है माननीय सदस्य, अरे हाँ ऐसा है। आप कितने 40 साल से बता रहे थे कि मैं 40 साल में सदन में हूँ। 44 हो गया। भाई एक बात बताओ, ये झुंझुनू से आते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 44 साल से सरवण जी आते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने ही कहा है असेंबली में 44 साल से आ रहे हैं, ये कहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनका दर्द भी है और मैं उनके दर्द को समझता हूं क्योंकि वो सीनियर हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे से एक दिन और कहा था कि मैं 44 साल से सदन में हूं, मेरी पीड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय सदस्य जी को कि 44 साल में सबसे ज्यादा अगर राज रहा था कांग्रेस का रहा,
अगर किसी भी झुंझुनू, सीकर, चूरू या किसी भी कांग्रेस के नेता ने यमुना जल के लिए एक भी पत्र लिखा हो तो हमारे सामने वो जरा टेबल कर दे। कहने की बात तो बहुत होती है, कहने की बात तो बहुत होती है। हर व्यक्ति ये चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि छोटे से अल्प समय में मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए। मैं तो 40 साल की बात कर रहा हूं, 40 साल का हिसाब कोई दे करके बता दे। अगर पानी नहीं लाए, एक मांग पत्र भी अगर केंद्र की सरकार को किसी को लिखा हो या हरियाणा सरकार को लिखा हो तो वो ही मेरे को बता दे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बैठिए बैठिए, हम ही पिलाएंगे आपको, हम ही जल पिलाएंगे आपको। सब बोले, बैठिए हो गया। बैठिए, आपसे कहा है हम ही पिलाएंगे जल आपको, हम पिलाएंगे जल। आपको क्या हो गया? हम जहाँ युवाओं को सुरक्षित भविष्य एवं उनके रोजगार के लिए बता देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन में बैठते हैं, हम सदन में बैठते हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात भी हम करते हैं। जहां बात आती है युवाओं की बात भी करते हैं। युवाओं को ये होना चाहिए, युवाओं को ये होना चाहिए, युवाओं को ये करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम युवाओं को सुरक्षित भविष्य एवं उनके रोजगार के लिए चिंतित हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के माननीय सदस्य इस दिशा में सहयोग देने के बजाय भ्रम फैलाने की राजनीति ये कहकर कर रहे हैं कि 1 साल में 1 लाख लोगों की भर्ती पर कैसे रोजगार देंगे। अरे हम बता रहे ना आपको, हम कह रहे हैं तो हमको करनी है, तुम सुन तो रहो, उसकी सुनो तो सही। पहले वो कह रहे हैं, आपने कहा ERCP पर आपने कह दिया कि आप कौन होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैंने ये कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि ERCP प्रारंभ की थी तो हमारी सरकार ने की थी, उसका प्रारंभ किया था तो हमारी सरकार ने किया था, उसका पानी का बजट कहीं कोई आवंटन था तो हमारी सरकार के द्वारा था, हमारी वसुंधरा जी सरकार में हुआ था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस दिन मेरे से पूछ रहे थे कि आप बताइए, मैंने कहा आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरे को आप बता दीजिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपने क्या किया है वो मेरे को बता दीजिए, आपने कौन से किया था वो मेरे को बता दीजिए, मैंने इसमें कौन सा गलत कह दिया। आज माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा MOU आपने नहीं किया, वो हमने किया है, वो हमने किया है, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने कहीं कहाँ किया। अरे मेरे को, मैंने पहले भी कहा था भाई, अरे मैंने पहले भी कहा था, वातावरण बनाइए। ये भी कह रहे थे, सबने सुना है, वो भी कह रहे हैं, सुनिए। अध्यक्ष जी मैं एक बात के अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी सदन में कहा था, मैंने उस दिन भी सदन में कहा था, आपने अगर पानी बंटवारे का कोई MOU किया है, MOU तो मेरे को एक कॉपी दे दीजिए उसकी। उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई MOU किया है ERCP को लेकर के तो हमको बता दें आप, ये गलत है। आप कह रहे थे वही बात मैंने कही थी, आप मेरे से कह रहे थे इतना लाइए, इतना लाइए, मैंने कहा आपको बताइए कितना करना है। उस दिन भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कहा, उस दिन भी मैंने कहा और आज भी मैं कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1 साल में 1 लाख की भर्ती आप कैसे रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं हमारे चिंतित सदस्यों को इस वर्ष समयबद्ध